लास्ट क्लास में बेसिकली थ्री फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, थ्री फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैसे एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड ट्रिपल पॉइंट डिस्कस किए थे। आज की क्लास में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर्स में हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे क्या होता है। तो हीट ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हीट ट्रांसफर बेसिकली तीन तरीके से हो सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और आपको मालूम है प्रीवियस क्लास में बताया गया है कि हीट ट्रांसफर हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर से होते हैं। तो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन। कंडक्शन जो होता है मेनली सॉलिड में होते हैं, कन्वेक्शन जो होते हैं मेनली आपका लिक्विड में होता है, और रेडिएशन जो होता है तो गैस में होता है। तो अभी क्लास के हिसाब से ठीक है, कंडक्शन सॉलिड, और कुछ स्पेशल केसेस में आपका कंडक्शन लिक्विड और गैस में भी हो सकता है, एंड कन्वेक्शन इज आल्सो इन केस ऑफ सॉलिड एंड गैस में भी हो सकता है, लेकिन वो स्पेशल केस में है, एक्सेप्शंस में आएगा। फिलहाल तो ये याद रखना कि हीट का ट्रांसफर, जो सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होता है उसको अपन कंडक्शन कहते हैं, और हीट का ट्रांसफर अगर लिक्विड में होगा दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, और हीट का ट्रांसफर अगर गैस में होगा दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि हीट का ट्रांसफर आप तीन तरीके से कर सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो दिस इज द, अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है आपका, अगर कोई रॉड को गर्म कर रहे हैं या घर में गैस पे कोई चढ़ाते हैं, गैस पे उसको गर्म करते हैं, तो जो पॉट जो गर्म होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शंस। और इधर क्या हो गया आपका, एक फायर, दिस इज द कन्वेक्शंस, और इस साइड क्या हो रहा है आपका, रेडिएशन हो रहा है। या इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं चाय की प्याली लो, गर्म चाय अगर उसमें डालो तो जो प्याली जो है वो गर्म हो रहा है तो कंडक्शन हो गया। चाय गर्म है तो गर्म चाय से क्या लगना, देखना हीट निकलेगा, तो गर्म चाय है तो हो गया लिक्विड्स हो गया, तो उसमें क्या हो गया, कन्वेक्शन, और उससे गैसेस क्या जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो वो बेसिकली आपका हो गया रेडिएशन। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कंडक्शन, जैसा कि मैंने बताया, कंडक्शन क्या होता है आपका, सॉलिड में होता है, और सॉलिड का मतलब आपको पता है कि पार्टिकल पास पास होते हैं, पैक्ड होते हैं, मतलब पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। वही चीज कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। क्योंकि सॉलिड है ना, तो पार्टिकल का मूवमेंट तो होगा नहीं, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। एंड दिस हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, कुकिंग बाय कंडक्शंस, जो भी खाने वगैरह बनते हैं सभी का सभी क्या होता है, कंडक्शंस के थ्रू ही होते हैं। अब कंडक्शंस है तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज की बात करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इन ए स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ स्लैब और रॉड डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस। मतलब किसी भी रॉड को अगर आप गर्म कर रहे हो, इस रॉड के अगर किसी भी पॉइंट पर आप टेम्परेचर करोगे तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, बट लॉन्ग along the slab or rod from high temperature end to low temperature, अगर along the slab की बात करेंगे मतलब दिस, तो इधर गर्म, तो इस साइड क्या होगा आपका, इस तरह मान लेते हैं टेम्परेचर θ1, और इस पोर्शन पे मान लेते हैं टेम्परेचर θ, तो दिस इज द हॉट और दिस इज द कोल्ड। तो क्या होगा कि डिक्रीजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, जैसे से यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे, इस एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं थोड़ा कम होते जाएगा। गर्म में देखो हैंडल वाला कोई भी पॉट बर्तन रहता है, अपन गर्म करते हैं तो कभी तो बर्तन तो पूरा गर्म हो जाता है, लेकिन हैंडल या तो गर्म होता नहीं या तो बहुत कम गर्म होता है, आप हैंडल को इजिली पकड़ सकते हैं। तो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो गया, θ1 माइनस θ2 अपॉन डी, चेंज इन टेम्परेचर विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब डिस्टेंस के साथ जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से, ये जो मैंने रॉड बनाया था हॉट, θ1 माइनस θ2 अपॉन डी, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट।
और थीटा 1 एंड थीटा 2 आर द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड, और इसका यूनिट मालूम है आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट का, ऊपर तो केल्विन हो जाएगा और नीचे डिस्टेंस मीटर है तो केल्विन पर मीटर। और डायमेंशन फॉर्मूला तो बताने की जरूरत नहीं है, L-1 के। अब हीट फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ द स्लैब इज सेम इन द स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट मतलब एक जैसा हीटिंग कर रहे हो थ्रू आउट, तो उस केस में क्या होगा कि सभी एलिमेंट का टेम्परेचर सेम होगा। जैसे देखो, इन द स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट डिपेंड अपॉन, द रेट ऑफ प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब हीट क्या हो गया आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इनटू टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब मालूम है प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये तो आपका हीट दिया हुआ है, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट देते हैं के, इसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, वेयर के इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए के की वैल्यू अलग अलग होता है। तो क्या हो गया आपका P बराबर क्या हो जाएगा आपका हीट अपॉन टाइम, तो दिस इज के थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन डी। इसको थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, तो डेल क्यू बाई डेल टी, आप इसको क्या कर लेते हैं, इसको आप के अपने को क्या निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आपका इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए, यहाँ से हो जाएगा ए इंटू हो जाएगा, यहाँ ये गलत है, ए इंटू हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू दिस है ना, तो ए यहाँ चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए, और ये हो जाएगा डी अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा 2, दिस इज इक्वल के थर्मल कंडक्टिविटी। तो बेसिकली यहाँ इंटू का साइन है, एक ख्याल रखना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर पर केल्विन, क्योंकि के की वैल्यू अपन ने पीछे क्या लिखा था, डेल क्यू बाय डेल टी इंटू 1 अपॉन ए और डी अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा 2, जिसके हिसाब से आप यूनिट निकाल सकते हैं, तो वाट पर मीटर पर केल्विन, और दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। मतलब के किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब मटेरियल आपका किस चीज से बना हुआ है, तो उसके हिसाब से उसकी हीटिंग कम या ज्यादा होगा। अब जनरली अपन क्या बात करते हैं, सॉलिड आर बेटर कंडक्टर देन लिक्विड एंड गैसेस, ऑब्वियसली सॉलिड से इजिली हीट का ट्रांसफर हो जाता है, तो सॉलिड जो है लिक्विड एंड गैस के कंपेरिजन में बेटर कंडक्टर है हीट का। अब देखिए, फॉर मेटल के लिए थर्मल कंडक्टिविटी इंफिनिटी, इंसुलेटर के लिए थर्मल कंडक्टिविटी आपका 0, एंड कॉपर इज यूज्ड एट द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कभी देखा होगा कि बर्तन जो लाते हैं उसकी जो बॉटम पोर्शन जो रहते हैं उसको क्या करते हैं, कॉपर से कोटिंग किया हुआ रहता है, या पूरा बर्तन ही आप कॉपर से लिया है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मतलब अगर आप कॉपर के बर्तन में अगर आप खाना बनाओ तो कहीं ना कहीं उसमें कम माने गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो कुकिंग जल्दी हो जाते हैं उस पर, मतलब वेस्टेज ऑफ गैसेस भी आपको बचेगा। देयर हैंडल्स आर वुडन बिकॉज वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और ऑब्वियसली वुडन का ही बनाते हैं क्योंकि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट का। बताएं क्या होगा इसका आंसर, टेम्परेचर ग्रेडियंट का है, तो अभी तो बताया था केल्विन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, amount of heat conducted through a metal rod is directly proportional to the amount of heat conducted through the metal rod, तो दिस इज क्या था, ए अद्दी थीटा टी, मतलब डी था जो भी हो, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट भी हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस भी हो गया, और टाइम फ्लो ऑफ हीट, मतलब ये तीनों हो जाएगा, तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द एबव। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करेगा,
तो बोथ फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा और इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ बॉडी. A metal rod is kept at one end in a steam. कोई metal rod ले ले, एक steam chamber में रख दे, and other end is in ice at 0 degree Celsius. और दूसरे end को क्या रख दे, ice में रख दे 0 degree Celsius पे. और remaining sides जो रहेगा rod का वो well insulated होना चाहिए, मतलब heat का losses नहीं होना चाहिए. The mass of ice that melts in time t is m. और मान लिया कि आइस क्या हो रहा है, मेल्ट होना शुरू हो गया. उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये हीट कैपेसिटी निकल जाएगा Q इक्वल टू ml, थीटा 1 100 डिग्री सेल्सियस और थीटा 2 क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस. अब Q बाई टी जो पीछे फॉर्मूला अपन ने निकाला था, दिस इज, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं Q की, और दिस इज थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यू पुट किया. यहाँ L क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जो कि प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है. और लेटेंट हीट आइस क्या होता है 80 कैलोरी पर ग्राम. अब देखो, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट्स एंड आयरन चेयर एंड ए वुडन चेयर आर प्लेस्ड इन ए ओपन स्पेस ड्यूरिंग द विंटर नाइट में. विंटर नाइट में आयरन चेयर को और वुडन चेयर दोनों को आप रख दे विंटर, ठंड के समय रात में. उससे क्या होगा, बोथ व्हेन वी टच इट फील दैट द आयरन चेयर इज कोल्डर देन द वुडन चेयर, बिकॉज आयरन चेयर ज्यादा ठंडे रहेंगे, बिकॉज द कंडक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन वुड, क्योंकि आयरन की कंडक्टिविटी वुड से ज्यादा होती है. कॉपर इज यूज्ड एट द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि पहले ही बताया था, क्योंकि और हैंडल को अपन वुड से बनाते हैं क्योंकि वुड बैड कंडक्टर होता है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनटू ए रूम इज लेसर बाय रिप्लेसिंग अ सिंगल ग्लास पेन विंडो विथ अ डबल ग्लास पेन विंडो. अब देखना, किसी का विंडोज में डबल ग्लास लगे हुए रहते, किसी का में सिंगल ग्लास रखे रहते, तो क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो इनटू द रूम इज लेसर. तो रेट ऑफ हीट का फ्लो क्या होगा कि डबल ग्लास में कम होगा. बाय रिप्लेस सिंगल ग्लास प्लेन विंडो को आप डबल ग्लास प्लेन से रिप्लेस कर दे, तो डबल ग्लास पैन विंडो जो होता है उसमें हीट का फ्लो कम होगा. क्यों, बिकॉज द एयर लेयर प्रेजेंट बिटवीन द टू पेन्स हैज वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी व्हेन कंपेयर्ड टू द सिंगल ग्लास. मतलब सिंगल ग्लास के कंपेरिजन में जब डबल ग्लास पैन विंडो जब आप बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है सिंगल ग्लास के कंपेरिजन में. अब जैसे देखो, ए टॉपिक हीट फ्लो थ्रू ग्लास स्लैब एंड स्विच, दो रखा है, ये अलग स्लैब है, ये दूसरा सेकंड स्लैब है जिसकी डिस्टेंस d1 एंड d2 है, और इसकी स्लैब फर्स्ट की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, स्लैब 2 की थर्मल कंडक्टिविटी आपका K2 है, और दोनों के बीच जो एक कॉमन टेम्परेचर्स जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं थीटा, और ये हीट का फ्लो हो रहा है स्लैब 1 से स्लैब 2 की तरफ. इस पोर्शन का टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा 1, दिस इज द हॉट पार्ट, एंड दिस इस पोर्शन का टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा 2. तो 2 स्लैब थिकनेस d1 d2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. स्टेडी स्टेट द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड पर यूनिट टाइम. अब अमाउंट ऑफ हीट जो स्लैब 1 से स्लैब 2 होगा थ्रू आउट क्या होगा आपका, सेम होगा. हेंस फॉर द स्लैब 1 हीट कंडक्टेड इन टाइम t, स्लैब 1 के द्वारा हीट कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, K1 A1. जैसे अभी मैंने जो फॉर्मूले आपको लिखवाया था, डेल क्यू बाय डेल टी इक्वल टू के ए डी थीटा बाय डी टी. तो हीट बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए टाइम इधर चला जाएगा, तो के ए टी और चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस फर्स्ट स्लैब के लिए. या इसको आप इस तरह से निकालें. थीटा 1 जो स्लैब मैंने बताए थे ना, अभी 2 स्लैब जो बताए, एक थीटा 1 इधर का टेम्परेचर था, और थीटा टेम्परेचर जो था कॉमन टेम्परेचर था दोनों स्लैब के
इंटरफेस का टेम्परेचर था। अब स्लैब 2 के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा और ये है आपका थीटा 2 हो जाएगा, ये स्लैब 2 के लिए निकल जाएगा। तो इससे भी आपका निकल गया टेम्परेचर, थीटा माइनस थीटा 2 हो गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब क्यू हो गया आपका जैसे 80 थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन d1 अपॉन k1 प्लस d2 अपॉन k2, है ना। अगर n स्लैब हो तो ये आगे, n स्लैब हो तो ये आगे कंटिन्यू होते जाएगा, ठीक है, d3 बाय k3 प्लस so on, k1 k2 k3 और kept in contact heat conducted in state सीरीज में। इस तरीके से ये जो मैंने ये जो लिखा ना, ये है आपका d3 बाई k3 फिर हो जाएगा d4 बाई k4 प्लस so on, जलते रहेगा। जितने भी स्लैब है, 4 स्लैब है तो 4 तक करोगे, 3 है तो 3 तक, 5 है तो 5 स्लैब तक कर सकते। तो ये आपके जनरल फॉर्मूला हो गया जब आपका n स्लैब हो। जंक्शन टेम्परेचर मैंने जहां दोनों इंटरफेस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, दो स्लैब, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन कैन बी फाउंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3। मतलब ये है, दिस इज ए स्लैब फर्स्ट है, स्लैब टू, इस पॉइंट पे जहां पर दोनों कांटेक्ट में है, दिस इज द इंटरफेस टेम्परेचर, ये थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो क्यू इज दी सेम थ्रू द स्लैब। अब इसलिए हीट का ट्रांसफर होगा ना, दोनों स्लैब से सेम होगा, तो दिस इज दोनों को आप इक्वल कर दें, दिस इज k1, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, टी से टी गया, ए से ए गया, और इधर ए हो गया कैंसिल। अब एक काम करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें और ब्रैकेट ओपन कर, ये आ जाएगा। तो इंटरफेस टेम्परेचर, तो थीटा वाले को एक तरफ रख दें, मतलब इसको इधर ले जाए और इसको इधर ले जाए, तो इससे आपका थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो k1 d2 थीटा 1 प्लस k2 d1 थीटा 2 इक्वल टू, और जब ये इधर जाएगा तो थीटा कॉमन हो जाएगा, दिस इज k1 d2 प्लस k2 d1, और ये अपॉन में कर देंगे तो थीटा आ जाएगा। इससे दोनों स्लैब का इंटरफेस टेम्परेचर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर दोनों स्लैब की डिस्टेंस सेम हो तो उस केस में थीटा का फॉर्मूला ए हो जाएगा आपका k1 थीटा 1 k2 थीटा 2 अपन k1 प्लस k2। अब वही चीज अगर सीरीज की बात कर रहे थे, अब पैरेलल स्लैब की बात करें तो एन स्लैब आर इक्वल थिकनेस, मैंने एन स्लैब इक्वल थिकनेस का अपन ने स्लैब रखा, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग कर दे रहे हैं, थिकनेस सेम है, एंड थर्मल कंडक्टिविटी k1 k2 k3 k1 ऐसे चलते जाएगा, और इस पोर्शन का टेम्परेचर आपका थीटा 1 हो गया और इधर का टेम्परेचर आपका थीटा 2 हो गया। इन स्टेडी फ्लो हीट कंडक्टेड थ्रू स्लैब 1 स्लैब का हीट ये हो गया जो अभी निकाला था, स्लैब 2 का हीट ये हो गया। अब टोटल हीट कंडक्टेड थ्रू n स्लैब, टोटल हीट क्या हो जाएगा, दिस q1 q2 q3 so on। अब जो ऊपर q1 q2 निकाला ना, तो वैल्यू यहाँ अपन ने रख दिया, तो k बराबर a पर हीट हो गया पैरेलल स्लैब के लिए। इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में। अब बताएं इसका क्या होगा आंसर, सर आयरन। आयरन। सिल्वर, सिल्वर सबसे गुड बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। इसका क्या होगा आंसर, बॉटम कुकिंग ऑफ वेसल, ये तो अभी मैंने बताया था आपको, कॉपर। बैड कंडक्टर ऑफ हीट इज, ठीक है, ओड बताने की जरूरत नहीं है। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर देखते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स, तो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो थर्मल रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ d, क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड कंडक्टिविटी ए, क्या होता है d अपॉन
के, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलो पर वाट, और दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। और फाइनली जैसे एनालॉगस होता है, हीट जो होता है करंट के एनालॉगस होता है, तो एनालॉग होता है, इस कारण से करंट क्या होता है आपका, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, और यहाँ जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी हीट फ्लो पर यूनिट टाइम होता है। तो उसी से दोनों को कंपेयर करके आप लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू θ1 माइनस θ2 बाई आर, और क्योंकि I क्या होता है, वोल्ट अपॉन आर, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हेंस द टेम्परेचर डिफरेंस इज आइडेंटिकल। टेम्परेचर डिफरेंस किसके आइडेंटिकल होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द कंडक्टर, एंड द अबव रिलेशन इज आइडेंटिकल टू द इलेक्ट्रिक करंट के आइडेंटिकल हो जाएगा, V अपॉन आर। यहाँ पर Q अपॉन T, तो 8D हो गया। यहाँ रेजिस्टेंस जो हो जाएगा ना, R D अपॉन K हो जाएगा, दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस, कंपेयर करेंगे। व्हेन ए नंबर ऑफ स्लैब्स आर प्लेस्ड इन सीरीज, मतलब बहुत सारे स्लैब्स को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस आपका, दिस इज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और R इक्वल टू अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि R इक्वल टू मैंने भी निकाल के बताया था, तो D अपॉन K। यहाँ से फिर एरिया कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो गया, तो K इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हो जाता है। अगर 2 स्लैब की बात करेंगे तो मैंने n स्लैब की बात करेगा, अगर 2 स्लैब हो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर ले, D1 प्लस D2 अपॉन K, दिस इज, इससे आपका K निकल जाएगा। और अगर दोनों स्लैब की डिस्टेंस अगर सेम हो, यानी थिकनेस सेम हो, तो K बराबर फॉर्मूला A हो जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इफ द टेम्परेचर ऑफ द फेसेस ऑफ द स्लैब, अब देखो टेम्परेचर अलग अलग दे रखा है, इस फेस का θ1, यहाँ θ2, θ3, θ4, और हीट का फ्लो हो रहा है, और सबकी थिकनेस क्या आपका सेम है स्लैब का। देन द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द आउटर फेस ऑफ द फर्स्ट एंड स्लैब, लास्ट स्लैब से मतलब अपने देश में, तो डेल थीटा क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, और सभी के रेजिस्टेंस का सम, थर्मल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इफ एन स्लैब्स आर पैरेलल द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस ए हो जाएगा आपका, दिस इज। अगर पैरेलल में हो तो ए फॉर्मूला यूज करेंगे, और सीरीज में होगा तो ए फॉर्मूला आपका यूज होगा थर्मल रेजिस्टेंस का, और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू डी अपॉन के, दोनों को इक्वल किया तो आउट, मान लें कि दोनों स्लैब की क्या है आपका एरिया सेम, A1 इक्वल टू A2, इस केस में पैरेलल के केस में एक फॉर्मूला आप यूज कर देंगे, के इक्वल टू दिस, के इक्वल टू K1, अगर दोनों एरिया सेम हो तो दिस इज एरिया कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ एरिया हो जाएगा, तो एरिया कैंसिल आउट, तो दिस के इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2, और के तो मालूम है आपको, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस का अभी मैंने बताया था, M-1 L-2 T3 K। ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस आप खुद भी निकाल सकते हैं। क्या मैंने बताया था थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, D अपॉन के ए, है ना, ये आप इसकी यूनिट रख दें, इससे आपको मिल जाएगा का थर्मल रेजिस्टेंस का, दिस इज। अब देखो कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हमेशा किसमें होता है आपका, लिक्विड्स में होगा। The process of heat transfer from one place to another by actual movement of particle of medium due to the difference in density is called convection. Obviously convection liquid में हो रहा है, liquid में particles दूर दूर होते हैं, तो इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, जैसे कि अपन घर में वाटर अगर हीट अप करते हैं, पानी अगर गर्म करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, तो इजिली घर में देख सकते हैं। और कन्वेक्शन इज प्रीडोमिनेंट इन लिक्विड कन्वेक्शन।
अब कन्वेक्शंस भी आपका डिफरेंट टाइप्स के होंगे, नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन जैसा कि नाम से ही है कि भाई वो ऑटोमेटिक अपने आप होगा, नेचुरल नेचर पे होगा। अब फोर्स कन्वेक्शन मतलब एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई करना पड़ेगा हीट को, हीट फ्लो करने के लिए। और रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब रेट ऑफ फ्लो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस का हो जाएगा। और मालूम है प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट दे दिया एच, इसी को बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और ये तो मालूम है एरिया और डेल्टा का मालूम है टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन एच। और पी क्या है आपका, क्यू अपॉन टी है, ये याद रखना। पी यहाँ जो बोल रहा हूँ मैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात हो रहा है, नॉट ओनली हीट, दिस इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। नेचुरल कन्वेक्शन जैसा कि मैंने बताया था नेचुरली होना चाहिए, तो ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंस इन डेंसिटीज पर नेचुरल कन्वेक्शंस में आ जाएगा। जैसे हॉट एयर राइजेस बाय नेचुरल कन्वेक्शंस, हॉट एयर जो राइजेस होते हैं, या सी ब्रिजेस, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शंस। लैंड ब्रिज, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शंस। जैसे कोल्ड ब्रिज मूव्स फ्रॉम सी टू द लैंड ड्यूरिंग डे बाय डे नेचुरल कन्वेक्शन, दिस इज द सी ब्रिजेस है। ऑलरेडी लैंड बारबर देन वाटर, लैंड जो होता है जमीन जो होता है कहीं ना कहीं वाटर के कंपेरिजन में ज्यादा गर्म होते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। तो इस तरीके से प्रोसेस चलते रहता है। कोल्ड ब्रिजेस मूव्स फ्रॉम द लैंड टू द सी ड्यूरिंग द नाइट। कोल्ड ब्रिज क्या होता है, मूव फ्रॉम लैंड से सी की तरफ जाता है ड्यूरिंग द नाइट। और डे में क्या जाता है आपका, हॉट ब्रिजेस होता है जो कि वाटर से लैंड की तरफ जाता है। When a vessel containing water is placed on the fire, then water is heated by natural convection के थ्रू। फोर्स कन्वेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द फोर्स मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड बाय मैकेनिकल मींस, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स किससे, सच एज फैन, पंप, इज नोन एज द फोर्स कन्वेक्शन। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, द हॉट एयर इन कांटेक्ट विथ रेडिएटर ऑफ ए कार विल बी थ्रोन अवे बाय फोर्सिंग एयर यूजिंग ए फैन के थ्रू। देखा ना कार में जो रेडिएटर लगा हुआ रहता है, तो अपने को फैन के थ्रू अपन हॉट एयर रेडिएटर से अपन बाहर भेजते हैं। या कूलिंग रूम इन समर बाय पंपिंग कोल्ड एयर बाय मैकेनिकल मींस, मतलब एयर कूलर या फैन लगा देते हैं। एग्जॉस्ट फैन भी लगाते हैं किचन वगैरह में, ताकि किचन या ऑडिटोरियम में या जहाँ ज्यादा भीड़ है उसके हॉट एयर को बाहर भेज सकें। या वेंटिलेशन से अपन घर में करते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स कन्वेक्शन। बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। एक डे में होता है और एक नाइट्स में। द फोर्स कन्वेक्शन इन ब्लड इन आवर बॉडी बाय द हार्ट हेल्प इन कीपिंग द बॉडी कांस्टेंट। क्या रखता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। अब देखते हैं रेडिएशंस। रेडिएशन जैसे दिस इज द गैसेस में होता है, रेडिएशंस के कारण ही अपने को समर में गर्मी ज्यादा और लगते हैं। तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द नेसेसिटी ऑफ द मेटेरियलिस्टिक मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। मतलब इसमें मीडियम की जरूरत नहीं रहता है, जैसा कि सॉलिड और लिक्विड्स में होता है। इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में हीट का ट्रांसमिशन होता है। द रेडिएशन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर इज थर्मल रेडिएशन। इसमें जो अपने को रेडिएशन मिलता है इसको थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। ऑल बॉडीज इमिट थर्मल रेडिएशन एक्सेप्ट एब्सोल्यूट जीरो को छोड़कर जितने भी बॉडी होते हैं सभी का सभी थर्मल रेडिएशंस। अब रेडिएशंस का दिस इज द एग्जांपल्स, आप ये बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं। बेसिकली दिस इज ठंड के समय में जब आग वगैरह जला के या हीटर से अपन करते हैं, रूम को हीट अप करते हैं, यहाँ करते हैं, दिस इज द कॉल्ड रेडिएशंस।
रेडिएशंस में एक टर्म है इमिसिव पावर। इमिसिव पावर क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड एट ए गिवन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड फॉर ए गिवन रेंज ऑफ वेवलेंथ बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड या वाट पर मीटर स्क्वायर। दिस द डायमेंशन फॉर्मूला। और एनर्जी फ्लक्स मतलब क्या होगा? डी ई लैम्डा इज द एनर्जी इमिटेड पर सेकंड। जो एनर्जी इमिट होगा दैट इज कॉल्ड एनर्जी फ्लक्स बोल सकते हैं। तो एनर्जी फ्लक्स ऑफ द बॉडी विद इन द वेवलेंथ रेंज ऑफ, क्या वेवलेंथ? लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इसके प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ इंटरवल के प्रोपोर्शनल होगा। दिस अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं ई लैम्डा। दिस इज कॉल्ड इमिसिविटी ऑफ द बॉडी। इमिसिविटी क्या होता है बेसिकली आपका? इमिसिविटी मतलब ई लैम्डा इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर की बात करते हैं। इमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड इमिसिविटी। अब ब्लैक बॉडी मालूम है आपको, जो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, सारे रे को एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। एंड दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि रेशियो है ना, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू द इमिसिव पावर का रेशियो, तो डायमेंशन तो होगा नहीं। और इमिसिविटी कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 to 1। और ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है? इमिसिविटी आपका 1 हो जाएगा। और परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स मतलब सारे रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इस केस में इमिसिविटी क्या हो जाएगा? 0। और ह्यूमन की इमिसिविटी क्या होती है? 0.97। अब देखते हैं इसमें एब्जॉर्प्टिविटी पावर। एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है? रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन ए टाइम टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी। ये भी दोनों एनर्जी का रेशियो है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो जाएगा। जैसे प्लेटिनियम ब्लैक, लैंप ब्लैक, कार्बन ब्लैक, approximately behaves like a black body. Absorptivity power cannot more than 1। 1 से कभी भी ज्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए तो 1 है। अब ब्लैक बॉडी, जो ब्लैक बॉडी है उससे ज्यादा क्या होगा? ये एब्जॉर्प्टिविटी पावर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर? सबसे ज्यादा किस में होता है? ऑब्वियसली रेडिएशंस में होगा। ह्यूमन इमिसिविटी अभी मैंने बताया था 0.97। द एब्जॉर्प्टिव पावर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 से कभी नहीं हो सकता। तो मैंने आज आपको हीट ट्रांसफर आपको मैंने बताया कि हीट ट्रांसफर कैसे क्या होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस, देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर।